हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने 20 प्रोजेक्ट्स IPython नोटबुक में बना के रख दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, तो आप सीधा जाके डाउनलोड कर सकते हो अगर आप बहुत जल्दी में हो तो, और नहीं तो अगर आपको बहुत फोकस करना है, मतलब देखना है उस प्रोजेक्ट में क्या क्या है, ठीक है, तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहना। तो मैं एक एक प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो आपके प्रोजेक्ट में होने वाले हैं। तो 20 प्रोजेक्ट्स क्योंकि आपके सिलेबस में मैंशनड है, जो कि बेसिक्स प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट फॉर द बिगिनर, मतलब आप पहली बार प्रोग्रामिंग के फील्ड में आए हो, प्रोग्रामिंग देखा है अपने लैंग्वेज के साथ, इंट्रोडक्शन हुआ आपका, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि सीधा जाके प्रोजेक्ट बनाने लग जाओ। बट प्रोजेक्ट के थ्रू ही आप सीखते हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट को मैं इन डेप्थ एक एक प्रोजेक्ट को बताने वाला हूँ कि कैसे वो वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हो, 11th क्लास के फुल कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसकी वीडियो आने ही वाली है, अगर आ गई होगी तो आप आई बटन पे उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये है गाइस 11th क्लास का सिलेबस। यहाँ पे आप इसका कोड दे सकते हो 083। अगर आप ICSE बोर्ड या किसी और बोर्ड से हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि अगर आपका प्रोजेक्ट या फिर कुछ डिमांड दूसरा है प्रोजेक्ट को लेकर, तो मैं उसके ऊपर भी प्रोग्राम्स बना के अपलोड कर दूँगा। तो अभी फिलहाल मैं CBSE के प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। CBSE में 11th क्लास के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं, तो मैं उस पर फोकस करूँगा। ये पूरा सिलेबस की भी वीडियो डाल दी है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। अब चलते हैं सीधा प्रोजेक्ट की तरफ। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम, प्रोजेक्ट्स के लिए टोटल 30 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। 30 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, लैब टेस्ट 12 मार्क्स का है। उसके बाद लैब टेस्ट में क्या है, पाइथन प्रोग्राम बनाने हैं। तो पाइथन प्रोग्राम में 60% लॉजिक बिल्डिंग आपकी देखी जाएगी, 20% डॉक्यूमेंटेशन एंड 20% कोड क्वालिटी। तो मैं यहाँ इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो 60% एंड प्लस 20% 80% जो काम है वो मैं करके देने वाला हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ 20% डॉक्यूमेंटेशन, फूल पत्तियाँ बनाना और वो सजा लेना, ठीक है। किस तरीके से आप प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने वाले हो वो आपके ऊपर है। बाकी यहाँ पे मिनिमम 20 प्रोजेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो ये वीवा वॉइस आपका ओरल कुछ टेस्ट होने वाला है, जो कि आप अगेन जो मैंने सिलेबस एक्सप्लेन किया उसको आप देख लेना, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करोगे, जो भी टीचर पूछेगा उसका जवाब दे पाओगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट है, ओके। सो सीधा प्रोजेक्ट पे चलते हैं। यहाँ पे 20 पाइथन प्रोग्राम्स के कुछ सजेशन दिए हुए हैं। मैंने इसके सजेशन को लेके प्लस कुछ एडिशनल प्रोग्राम को मर्ज करके 20 पाइथन प्रोग्राम की लिस्ट बनाई है, जो कि ये रही। तो ये पाइथन नोटबुक आपको मिलने वाला है, लिंक वही डिस्क्रिप्शन में ही है, ठीक है। तो मैं एक एक प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझा देता हूँ। अगर आप, वही कह रहा हूँ कि अगर आपको जल्दी है, आपको सीधा प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है, तो इसको उठाओ, अपने प्रोजेक्ट में डालो, डॉक्यूमेंट करो और फिर दिखा दो। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इसको देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कंप्यूटर साइंस एज ए फ्यूचर देखते हो तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रोजेक्ट को मैं समझाने वाला हूँ इन डेप्थ क्या क्या है उसके अंदर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पहले वाले प्रोग्राम में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको एक मैसेज वेरिएबल लिया हुआ है मैंने। मैसेज वेरिएबल के अंदर, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान रखना, मैं नोटबुक भी यूज़ कर लेता हूँ। आप जो भी लेफ्ट हैंड साइड यूज़ करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज यूज़ किया हुआ है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप जो भी यूज़ करते हो वो एक कंटेनर की तरह समझ लो, ठीक है। आप कभी भी लेफ्ट हैंड साइड देखोगे ना, तो वो जस्ट एक कंटेनर की तरह समझना। तो जो भी है, जैसे मैसेज एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर आप क्या डालने वाले हो, वो राइट हैंड साइड पे होगा। तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, वो आप इनपुट लेने वाले हो, ठीक है। इनपुट एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन के बारे में आपको पता ही होगा अगर आपने सिलेबस को गो थ्रू किया है तो। और इनपुट के अंदर हम क्या लेने वाले हैं, उससे पहले एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर नंबर, ठीक है। तो ये एक एंटर नंबर करके मैसेज प्रिंट होगा और उसमें हम एक इनपुट लेने वाले हैं। इनपुट यूज़र देगा और यूज़र जो भी इनपुट देगा वो मैसेज में आगे स्टोर हो जाएगा। तो आप इसको कभी भी ये वाला ऑपरेटर देखते हो तो दिमाग में बैठा लेना कि जो भी राइट हैंड साइड पे है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाने वाला है, ठीक है। चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ। तो यहाँ पे जो भी आप इनपुट दोगे उसका आउटपुट हम प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट भी एक फंक्शन है, वो आपको जो भी आप इनपुट देते हो या फिर जो भी प्रिंट के अंदर आप लिखते हो वो डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। तो ये डिस्प्ले करने का फंक्शन है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको दोबारा से चलाऊँ और फिर एक, जैसे मैं इसको चलाता हूँ, ये अब मैंने यहाँ पे कोई भी मैसेज लिख दिया, जैसे कि वेलकम टू क्लास 11, ठीक है। एंटर दबाया, वेलकम टू क्लास 11 प्रिंट हो गया। तो एक बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम है। इसको हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम भी बोलते हैं, हेलो वर्ल्ड कर लो या कुछ भी कर लो। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रोग्राम है इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर नंबर। तो आपको 2 नंबर को इनपुट करना है और डिस्प्ले क्या करना है, लार्जर नंबर। इस पूरे प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पहले एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं पहले कॉपी करूँगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस वाले प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। तो इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले वही, जैसा आपको ध्यान में रखना है हमेशा, जैसे ये इक्वल टू सिंबल आया तो आपको पता होना चाहिए कि आप नंबर 1 के अंदर कुछ इनपुट देने वाले हो। क्या इनपुट देने वाले हो, वो राइट हैंड साइड में आ जाओ। एंटर द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे यूज़र से पूछेगा कि फर्स्ट नंबर क्या है। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर हमने ले लिया 5, ठीक है। एंटर किया तो नंबर 1 अभी क्या कंटेन कर रहा है, 5 कंटेन कर रहा है। और 5 वैसे तो ये इनपुट जो भी इनपुट में लेता है वो एज ए स्ट्रिंग लेता है, मतलब एज अल्फ़ाबेट लेता है। बट अल्फ़ाबेट को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक इंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही वो इसके थ्रू पास ऑन होकर नंबर 1 में जाएगा तो ये 5 क्या बन जाएगा, एक नंबर बन जाएगा, एक इंटीजर नंबर बन जाएगा, ठीक है। सेकंड इनपुट के लिए जस्ट हम लेट्स से 7 ले लेते हैं और इसके अंदर हम अभी क्या वैल्यू आ गई है, 7। तो नंबर 1 इज़ 5, नंबर 2 इज़ 7। आगे देखते हैं, मैंने
हर एक प्रोग्राम में इस टाइप के 1 सेकेंड, हाँ, मैंने हर एक प्रोग्राम में इस टाइप के कमेंट्स यूज़ किए हुए हैं। ये कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आगे भी अगर आप प्रोग्रामिंग करने वाले हो तो ये कमेंट आपको रिकमेंडेड है, क्योंकि आप अगर अपना प्रोग्राम मान लो आपने कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना दिया तो अपना प्रोग्राम अगर आप 10 साल बाद भी आके देखते हो ना तो आपको वो कमेंट के थ्रू समझ में आ जाएगा, या फिर आपका प्रोग्राम अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर यूज़ कर रहा है तो कमेंट के थ्रू वो समझ में आ जाएगा। और सेम फॉर अदर्स ऑल्सो, मतलब अगर दूसरा कोई प्रोग्रामर है जिसका प्रोग्राम आप यूज़ करने वाले हो, अगर उसने कमेंट यूज़ किया है तो आपको वो उसकी रीडेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ जैसे यूज़ एन इफ़ स्टेटमेंट टू कंपेयर द 2 नंबर्स एंड प्रिंट। तो यहाँ पे आपको एक इफ़ स्टेटमेंट का लॉजिक लिखा हुआ है। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ भी एक फंक्शन है और लॉजिकल फंक्शन है। तो इफ़ कभी भी जो भी इफ़ के अंदर होता है, इफ़ के अंदर का मतलब इफ़ के आगे जो भी होगा, ठीक है, ये वाला ये जो भी है इफ़ के अंदर, ये क्या करने वाला है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ इस केस में क्या होने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास 5 है, सीधा सीधा कंपेयर करना है और फिर कंपेरेटर ऑपरेटर है कि 5 बड़ा है 7 से। तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग है, आपको ये डेवलप करनी होगी। आपका फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। अगर आपका सिलेबस दिखाऊँ मैं तो फर्स्ट टॉपिक ही लिखा हुआ है कंप्यूटेशनल थिंकिंग। तो ये आपको डेवलप करना होगा, ये ओवर द पीरियड डेवलप हो जाएगा, ठीक है। मेरे वीडियोज़ को देखते रहना। तो जैसे ही यहाँ पे आपने लिखा ना 5 इज़ ग्रेटर देन 7, तो जैसे ही ये कंप्यूटर क्या करेगा, इसको रीड करेगा और इसका रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। तो एक तरीके से आप अपने दिमाग से और कंप्यूटर के दिमाग को थोड़ा सा सिंक करने के लिए ये समझ सकते हो कि आप उससे पूछ रहे हो कि क्या 5 बड़ा है 7 से, तो यहाँ से जवाब आएगा फॉल्स, ठीक है। जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो ये इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा, ठीक है, ये इफ़ स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। और जैसे ही इफ़ नहीं प्रिंट होगा तो ये वाला उसके अंदर का जो ब्लॉक है, इफ़ के अंदर का ब्लॉक ये प्रिंट नहीं होगा और ये सीधा एल्स में चला जाएगा। एल्स का जो भी पार्ट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। एल्स के अंदर कोई फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन और मेथड सेम होता है, मैं इसको इंटरचेंजेबली यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि फंक्शन हम वैसे C++ में बोलते थे पहले, बट अब क्या है फंक्शन, तो फंक्शन और मेथड बस समझ जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे प्रिंट एक फंक्शन है और नंबर 2, 1 सेकेंड। सो जैसे ही यहाँ पे प्रिंट नंबर 2 लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा तो क्या प्रिंट होने वाला है, प्रिंट नंबर 2। नंबर 2 इज़ व्हाट, नंबर 2 इज़ 7, तो आंसर इज़ 7। तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो 7, ठीक है। तो ये आपको प्रोग्राम से समझ में आ गया होगा। मैं इतना इन डेप्थ नहीं बताऊंगा हर एक प्रोग्राम को, बट आपको कहीं पे भी डाउट लगे कि हाँ इस वाले प्रोग्राम को थोड़ा और डिटेल में जानना चाहिए था तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा प्रोग्राम को आपको इन डेप्थ में जानना है। मैं एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँगा, ओके। तो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, ओके। तो यहाँ पे क्या है, एक मैंने मैक्स फंक्शन का भी यूज़ किया हुआ है। आप डायरेक्टली चाहो तो मैक्स फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने इफ़ एल्स कंडीशन, ये बहुत ही लेमन टर्म्स में मैंने बताया हुआ है कि आप कंपेयर कैसे करोगे और फिर उसको प्रिंट कैसे करोगे। बट अगर आप उसको ओवरकम करना चाहते हो तो एक इनबिल्ट फंक्शन है मैक्स फंक्शन, उसका यूज़ कर सकते हो आप, पाइथन के अंदर दिया हुआ है। तो जैसे ही 2 नंबर को आप ये मैक्स फंक्शन के अंदर रखते हो तो वो जो आउटपुट नंबर देता है वो मैक्सिमम नंबर देता है, जो इन दोनों में से मैक्सिमम है। यहाँ पे जैसे इनपुट फर्स्ट नंबर इज़ 5, सेकंड नंबर इज़ 6, तो जो आंसर आया है वो 6 आया है। तो मैक्सिमम फंक्शन ने यहाँ पे भी आप वो चीज़ ध्यान रखना जो फर्स्ट टर्म आपको बताया था कि मैक्स फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो किसके पास जाएगा, वो नंबर 1 लार्जर नंबर के अंदर जो वेरिएबल आपने लिया हुआ है, लार्जर नंबर को एज अ कंटेनर की तरह देखो और इक्वल साइन है वहाँ पे, इसका मतलब जो भी राइट हैंड साइड पे है मैक्सिमम फंक्शन जो रिटर्न करेगा वो उठ के लार्ज नंबर में चला जाएगा, ठीक है। इस टाइप से देखोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो सर ये 2.2 है क्योंकि इसमें एक स्मॉलर नंबर पूछा हुआ है, तो ये आप खुद देख लेना एज एक्सरसाइज में दे रहा हूँ आपको। अब आते हैं यहाँ पे इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये एक ही प्रोग्राम के अंदर बनाया हुआ है, आप चाहो तो 2 प्रोग्राम में स्प्लिट कर लेना इसको, तो उससे भी आपके नंबर ऑफ प्रोग्राम्स की काउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फॉर द लार्जर नंबर। तो ये वाला लॉजिक उठाते हैं, ठीक है। अब वैसे इनपुट आउटपुट तो इसका आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो भी इनपुट ले रहे हैं नंबर 1 में स्टोर कर रहे हैं, नंबर 2 में और नंबर 3 में। बट यहाँ पे एक और नई चीज़ देखोगे आप कि ये अलग से किया हुआ है। तो ये क्या किया हुआ है, ये हमने क्या किया है, प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया था कि आप किसी नंबर का इनपुट लेते हो और उसको क्या करते हो, इंटीजर में कन्वर्ट करते हो। तो ये मैं एक ही लाइन में कर रहा था, बट आप वो चाहो तो 2 लाइन में कर सकते हो, नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाने के लिए, कोड की लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये मैंने 2 में किया हुआ है यहाँ पे, और लिखा हुआ भी है कि आप कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो इस वाले प्रोग्राम को अब एक्सप्लेन करते हैं फॉर द लार्जर नंबर। चलते हैं नोटपैड पे और यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम को पेस्ट कर देते हैं, ओके। ये प्रोग्राम है, ये लॉजिक थोड़ा समझा देता हूँ मैं तो आपको बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। विद एग्जांपल मैं लॉजिक समझाता हूँ। लेट्स से नंबर 1 आपने लिया है 7, नंबर 2 आपने लिया है 9 एंड नंबर 3 आपने लिया है 6, ओके। अब इसमें क्या है, आप प्रोग्राम जब भी रीड करते हो ना तो उसको टॉप से बॉटम की तरफ रीड किया करो, इसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। तो पाइथन प्रोग्रामिंग टॉप डाउन अप्रोच की तरफ वर्क करता है।
तो जैसे ही आप फर्स्ट लाइन आप बस एक तरीके से क्या मतलब आप ये समझो कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है, आपको एक स्टेप पे चलना है। आपको कोई बोले अच्छा ठीक है नंबर 1 जो है वो नंबर 2 से बड़ा है, अगर ये सही है तो ऐसे करके इसके अंदर जाएंगे, नहीं तो हम आगे जाएंगे। तो इस तरीके से एक आलसी बंदा कैसे करता है वैसे समझो आप, ठीक है। तो अब नॉर्मल सा यहाँ पे लॉजिक है, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी है, वो मैं समझाता हूँ कैसे। अभी अगर आप नंबर 1 देखोगे ना, हम क्या करने वाले हैं इसमें, नंबर 1 को नंबर 2 से कंपेयर करेंगे। तो नंबर 1 इज़ 7 इज़ ग्रेटर देन नंबर 9, तो ये तो फॉल्स हो गया, 7 तो ग्रेटर ही नहीं। जैसे ही ये फॉल्स होगा तो इसके अंदर का ये पूरा पार्ट ये इफ़ के अंदर ही है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो जैसे ही ये इफ़ वाला ब्लॉक कंप्लीट हुआ तो हम एल्स के पास जाएंगे, ठीक है। अगर इफ़ वाला फॉल्स हो गया तो हम एल्स पे जाएंगे, अगर इफ़ वाला ट्रू हो जाता तो हम एल्स पे नहीं जाते। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे इफ़ के अंदर जा रहे हो। अभी फिलहाल एल्स में चलते हैं। तो जैसे ही ये फॉल्स हुआ तो अब क्या कर रहा है, ये नंबर 2 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3। तो यहाँ पे देखोगे अगर नंबर 2 हमने लिया हुआ है 9 और इज़ ग्रेटर देन नंबर 3, नंबर 3 इज़ व्हाट 6, तो 9 इज़ ग्रेटर देन 6। यहाँ पे ये वाला जो इफ़ कंडीशन है इसके अंदर इसकी वैल्यू हो गई ट्रू। तो जैसे ही ट्रू हुआ तो ये इसका जो इफ़ ब्लॉक बोलते हैं इसको, इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये ट्रू हो गया, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है हमने, ये वाला ब्लॉक मतलब एक लाइन है वो एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नंबर 2 जो भी नंबर 2 है उसको लार्जेस्ट नंबर में डाल दो। तो लार्जेस्ट नंबर जो है वो अब क्या बन गया है, नंबर 2 पे क्या है 9, वो बन गया है। तो ये लार्जेस्ट नंबर एक वेरिएबल लिया है हमने जिसके अंदर हमने 9 डाल दिया है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, ये हम इस तरीके से डालते हैं इक्वल साइन की वजह से। तो जैसे ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ ना तो ये एल्स ब्लॉक होगा ही नहीं एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपका यहीं पे ख़त्म हो गया और ये चारों लाइन चल गई है। अब जैसे ही चारों लाइन चली है तो आप देखोगे कि हम क्या कर रहे हैं, इस वाले एरिया में प्रिंट कर रहे हैं हम द लार्जेस्ट नंबर इज़। अब लार्जेस्ट नंबर क्या है, जो लार्जेस्ट नंबर के वेरिएबल के अंदर वैल्यू है वही लार्जेस्ट नंबर है। तो लार्जेस्ट नंबर के वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर करी थी हमने, 9। तो फिर यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 9 प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने बहुत बड़े वैल्यूज़ लिए हुए हैं, यहीं पे मैं आपको एक बार इस प्रोग्राम को रीरन करके दिखा देता हूँ। हमने कौन से वैल्यूज़ लिए थे वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिया है 7, 9 एंड 6। तो यहाँ पे फिर से हम लेते हैं, फर्स्ट नंबर इज़ 7 एंटर किया मैंने, सेकंड नंबर इज़ 9 फिर एंटर किया मैंने, एंड थर्ड नंबर इज़ 6 फिर एंटर किया मैंने। तो जैसे ही हमने एंटर किया तो लार्जेस्ट नंबर क्या आ गया 9। विद व्हाट लॉजिक, विद लॉजिक जो मैंने आपको यहाँ समझाया, इस लॉजिक से वो लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कर रहा है। अब सेम एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ विद डिफरेंट नंबर, जहाँ पे नंबर 3 जो है वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। नंबर 3 एक स्पेशल कंडीशन के लिए मैंने लिया है समझाने के लिए, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको समझते हैं। ये रेज़र का आ जा भाई, रेज़र क्यों नहीं आ रहा, ये रहा। तो मैं नंबर 3 को यहाँ पे लेने वाला हूँ। नंबर 1 जो है उसको लेते हैं 5, नंबर 2 जो है उसको लेते हैं 3, और 3 थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, 6 ले लेते हैं, और नंबर 3 को लेते हैं हम 8, ठीक है। तो ये अनदर एग्जांपल है, ये 6 है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट लाइन पे जाना है चुपचाप से, ऐसे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल। यहाँ कंप्यूटर साइंस आपको सिखाता है कि ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 में क्या है, नंबर 1 में 5 है। मैं यहाँ पे लिखता भी जाता हूँ 5 इज़ ग्रेटर देन 2। ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू हुआ तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाले इफ़ ब्लॉक के अंदर जाएंगे, ठीक है। इस वाले इफ़ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और इस केस में ये पूरा एल्स ब्लॉक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे ही इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि या तो इफ़ एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स एग्जीक्यूट होगा। इन द सेम वे इफ़ के अंदर हम गए, इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3, ये अपडेट कर रहे हैं, तो सॉरी चेक कर रहे हैं। तो नंबर 1 क्या है हमारे पास 5, उसके बाद नंबर 5 इज़ ग्रेटर देन नंबर 3 इज़ व्हाट 8। तो नंबर 8 ये हमने चेक किया, जैसे ही ये चेक किया तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये तो फॉल्स है। तो ये जैसे ही फॉल्स हुआ, ये वाला ब्लॉक फॉल्स हो गया और इसके अंदर का जो लाइन है ये वाला, ये प्रिंट नहीं होगा, मतलब ये एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। तो हम किस पे आ जाएंगे, फिर हम एल्स पे आ जाएंगे। एल्स पे आ गए हम, एल्स पे जैसे आए तो वो क्या कर रहा है, लार्जेस्ट नंबर इज़ व्हाट 3। तो यहाँ से हमने पता लगा कि नंबर 1 अगर 3 से भी छोटा है तो हम एल्स में आएंगे और लार्जेस्ट नंबर 3 इसके अंदर डाल देंगे। तो लार्जेस्ट नंबर इज़ व्हाट 8 और वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये लॉजिक है, यही लॉजिक आप ये इस वाले पे भी अप्लाई कर लेना जो स्मॉलेस्ट नंबर है, और इसको थोड़ा ट्राई करके देखना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्योंकि आप खुद से अगर ट्राई करोगे ना तभी समझ में आएगा। ऐसे मैं बताता रहूँगा तो आपको बोलोगे हाँ ये सही है, लेकिन लास्ट में फिर वो समझ से बाहर हो जाएगा। तो इसको आप खुद ट्राई करना, इसलिए मैं IPython नोटबुक दे रहा हूँ ताकि आप खुद से ट्राई कर पाओ, और कुछ भी इसमें मैनिपुलेट करना चाहते हो तो मैनिपुलेट कर लेना इस पूरे IPython नोटबुक में। अब आते हैं फोर्थ में। फोर्थ में क्या है, ये थोड़ा सा और मतलब हैवी वाला है। इसमें जैसे दिख तो रहा है छोटा सा, बट ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसमें क्या कर रहे हो आप, एक नेस्टेड लूप यूज़ किया हुआ है मैंने। नेस्टेड लूप से मतलब जहाँ पे फोर लूप आ जाता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये
एक तो पाइथन है, पाइथन में वैसे ही हम लोगों ने बहुत कोड को कंप्रेस किया हुआ है और ऊपर से फोर लूप है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। और इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट कर रहे हैं। मैंने लिखा हुआ भी है कि आप स्टार की जगह पे कुछ दूसरा हैश, पाउंड सिंबल जो भी यूज़ करना चाहो कर लेना, तो वो प्रिंट हो जाएगा। अब आते हैं इसके कोड पे, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको समझते हैं धीरे धीरे, ये वैसे समझ में नहीं आएगा। तो लेट्स से यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, जस्ट नंबर ऑफ़ रोज़ पूछे हुए कि आप एज अ यूज़र बता दो कि कितने रोज़ का आपको राइट एंगल ट्राइंगल प्रिंट करना है। तो लेट्स से यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ रो जो है वो लेते हैं 6 ले या 7, चलो 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक लाइन बाय लाइन देखना है यहाँ पे, क्योंकि हर एक लाइन में बहुत कुछ हो जाएगा, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए आराम से इसमें देखते हैं। सबसे पहले फोर लूप के बारे में बताऊँ ना मैं, तो फोर क्या करता है, एक आई वेरिएबल लेके चलता है, ठीक है। वो किस में देखता है, किसी वेरिएबल के अंदर देखता है। तो वेरिएबल की जगह पे हमने यहाँ पे रेंज लिया हुआ है, ठीक है। रेंज में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रेंज अगर लिखा हुआ है 6, ठीक है, और अगर मैंने लिया 4, सॉरी इसको हटाओ, अगर मैंने रेंज लिया है 6 और इसको मैंने फोर लूप में डाला, फॉर आई इन रेंज 6, तो ये क्या करने वाला है, और इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है, प्रिंट आई कर दिया, तो जो आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, ये आउटपुट में आएगा। तो ये ध्यान रखना, फोर लूप हमेशा जो स्टार्ट होता है वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और अप टू 1 लेस देन जो रेंज का लेंथ होगा वहाँ तक जाता है। तो वैसे ये चलेगा 6 बार, आप यहाँ देखोगे तो ये 6 बार चला है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार और छठी बार। तो ये 6 बार चला है क्योंकि रेंज 6 दिया है इसलिए। लेकिन इसका जो वैल्यू है वो i = 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या किया हुआ है यहाँ पे, हमने इसको फोर्सफुली बोला हुआ है कि i को 1 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 1 से स्टार्ट तो करेगा ये, बट क्या करेगा, नंबर ऑफ रोज़ प्लस 1 करेगा। मतलब कब कहाँ तक चलेगा, जो भी यहाँ पे नंबर रोज़ दिया हुआ है हमने, नंबर रोज़ यहाँ पे वैसे हमने 6 दिया हुआ है, तो 6 + 1 7 टाइम्स चलेगा। तो रेंज के अंदर जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 से चलेगा और 7 तक चलेगा। बट ये चलेगा कहाँ तक, ये भी तो ध्यान रखो, 1 से चलेगा, फिर 2 3 4 5 एंड 6, बस यहाँ तक ही चलेगा। क्योंकि 7 हमने एक अपर बाउंड दिया हुआ है, तो 7 -1 तक चलता है। जो भी यहाँ पे रेंज में वैल्यू रहती है वो -1 तक, जैसे इस रेंज में वैल्यू 6 था तो -1 यानी कि 5, तो 5 तक चला था। और इसमें अगर 7 है तो ये यहाँ तक चलेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट वाली लाइन में, इसको एक एक करके प्रिंट करते जाते हैं। क्या करते हैं, अभी क्या है, लेट्स से आई, अभी इस वाले मोमेंट पे i = 1 है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ रोज़ प्लस 1, ये तो 7 ही रहेगा हमेशा। तो अभी j की वैल्यू ले लेते हैं। तो अगर i 1 रहेगा तो j क्या करेगा, j इन रेंज 1 से लेकर ये i + 1 तक जाएगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे रेंज है 1, तो 1 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये i + 1 यानी कि 2 तक जाएगा, ठीक है। तो 2 का मतलब है ये एक बार चलेगा, ये वाला फोर लूप इस केस में एक बार चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। कैसे, जैसे ये फोर लूप एक बार चलेगा तो ये स्टार प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टार प्रिंट हुआ, सॉरी इसको मैं थोड़ा अच्छे से यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ये स्टार प्रिंट हुआ और जैसे ये स्टार प्रिंट हुआ उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एंड, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपको बचा रहा है नेक्स्ट लाइन में जाने से। ये एंड करके जस्ट रो को एंड कर रहा है, ठीक है। जैसे ही एंड हुआ फिर हम क्या करेंगे, इस वाले प्रिंट को प्रिंट करेंगे। प्रिंट के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट लाइन में कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे। बट पॉइंटर क्या हो गया, नेक्स्ट लाइन पे आ गया अभी, किसकी वजह से, इसकी वजह से, ठीक है। मैं आपको डेमो दे देता हूँ एक, कि जैसे ही आप प्रिंट हटाते हो ना तो सारे वेरिएबल्स जो सारे सिम्बल्स हैं वो आपके एक ही लाइन में प्रिंट हो जाते हैं। वो देखो कैसे, यहाँ पे अगर जाओगे और फिर इस वाले प्रिंट को मान लो कि आपने रिमूव कर दिया, ठीक है, और इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, मैंने 6 लिखा, एंटर दबाया, सारे जो यहाँ पे स्टार हैं वो एक लाइन में प्रिंट हो गए हैं, ठीक है। तो उस प्रिंट का ये सिग्निफिकेंस था कि वो हर एक बार न्यू लाइन में आपको आपके पॉइंटर को लेके जा रहा है। अब आते हैं, इसको फिर से रिवर्स करते हैं, Ctrl+Z करते हैं इसको और फिर से प्रिंट करते हैं 6, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और है, एंड का भी मैं डेमो दे देता हूँ। अगर एंड नहीं होता तो क्या होता है, यहाँ पे मान लो मैं एंड प्रिंट ही नहीं कर रहा हूँ, बस मुझे स्टार चाहिए भाई, मैं स्टार प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको मैंने एंटर किया और 6, ठीक है। ये देखो ये हो गया, मतलब पॉइंटर तो जा रहा है नेक्स्ट लाइन में इस प्रिंट की मदद से। बट अगर एक स्टार प्रिंट हुआ तो नेक्स्ट स्टार के लिए वो फिर से नेक्स्ट लाइन में जा रहा है। एंड की वजह से क्या होता था, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता था, वो सेम लाइन में रहता था प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो एंड होल्ड करके रखता है पॉइंटर को उसी लाइन पे। तो इस वाले इनर फोर लूप के लिए वो एंड जो हमने फंक्शन लिया था वो पॉइंटर को उसी लाइन में होल्ड करके रखेगा और जितने स्टार प्रिंट करने हैं वो उस वाले लाइन में प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको Ctrl+Z कर देते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं 6 से, तो ये आपका स्टार बन गया है। इसको फिर से एक बार 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आई लेट्स से 2 हो गया, लेट्स से नहीं हो ही जाएगा क्योंकि ये वाला प्रिंट हो गया है। अब ये फिर से पॉइंटर फोर लूप में जाएगा, ठीक है।
इस फोर लूप में जाएगा तो आई इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2। जैसे ही ये 2 हुआ तो अब इसमें पता है क्या 2 इस वाले रेंज में है, तो यहाँ पे देखेंगे यस 2 तो है इस वाले रेंज में। जैसे यहाँ पे 1 था तो आई इसने देखा आई इस वाले रेंज में है, तो हाँ है। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रू हुआ तो इस वाले लाइन पे जाएगा। इस वाले लाइन पे जाने के बाद ये 4 जे इन, अब जे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे 1 से लेकर आई प्लस वन यानी कि 2 + 1 = 3, तो 3 तक जाएगा। तो 3 तक कैसे जाएगा, ये जाएगा 1 2 3। बट जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी अपर बाउंड होता है, जैसे यहाँ पे ये अपर बाउंड था, यहाँ पे ये अपर बाउंड है, तो अगर 3 टाइम्स जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो फिर प्रिंट क्या होगा, मतलब जो नंबर ऑफ रोज़ रहेंगी वो क्या रहेंगी, वो रहेंगी 3 - 1 = 2। तो जो भी ये फोर लूप चलने वाला है, ठीक है, ये फोर लूप चलने वाला है, ये 2 टाइम्स चलने वाला है। तो पहली बार जाएगा, ठीक है, स्टार प्रिंट करेगा क्योंकि पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में था, ये ध्यान रखना। स्टार प्रिंट किया, फिर ऊपर गया। अब इसने क्या किया, जे को इंक्रीमेंट कर दिया। अभी जे 1 से चल रहा था, अब इसने क्या किया, जे को 2 कर दिया। तो जे को 2 किया, जैसे 2 किया तो क्या 2 इस वाले में है, तो हाँ है। तो जैसे 2 किया इसने और पॉइंटर वहीं पे है इस वाले लाइन पे ही, तो इसने फिर से एक प्रिंट किया, ये इस वाले प्रिंट, फिर अब इस वाले 4 से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो पॉइंटर यहाँ पे आया और ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ और स्टार प्रिंट हुआ। सॉरी, इस वाले पॉइंटर में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर फोर लूप में आया ऊपर वाले में, फिर इसने आई प्लस 1 कर दिया। तो जैसे ये 3 किया तो क्या 3 इस रेंज में है, बिल्कुल है। मैंने क्या दिया, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये 3 यहाँ पे होना नहीं चाहिए क्योंकि ये जो भी रेंज रहती है -1 तक चलता है। तो अगर यहाँ पे 3 रेंज है तो -1 = 2 तक चलेगा, ये 3 यहाँ पे चलेगा ही नहीं, तो इसलिए ये 2 बार चला। ठीक है, अभी आपको क्लैरिटी हो गया आई थिंक। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे देखो इस वाले लाइन पे हम 1 से लेकर i + 1, i इज़ व्हाट, i इज़ 3, तो 3 + 1 = 4। तो 1 से लेकर 4 तक चलेगा और क्योंकि हमें पता है रेंज -1 तक चलता है तो ये 3 तक ही चलेगा, तो 1 2 और 3 तक चलेगा। अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पे, i 1 है तो 1 रेंज में है, तो ये इसके अंदर आया, इसने एक स्टार प्रिंट किया। फिर देखा हमने हैंडल है, हैंडल किया, इसका मतलब ये पॉइंटर एक आगे बढ़ गया है। अब फिर से ये इस वाले 4 में गया, इस वाले 4 में j = पहले 1 था तो एक और इंक्रीमेंट हुआ 2। क्या 2 रेंज में है, यस 2 रेंज में है। तो इसने देखा यहाँ पे 2 रेंज में है तो ये इसके अंदर वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर वाली लाइन क्या है, प्रिंट। फिर से इसने एक स्टार प्रिंट किया, हैंडल किया, हैंडल यानी कि नेक्स्ट वाले पॉइंटर में गया और फिर से ये क्या आ गया, फोर लूप में आ गया। मतलब जैसे ये प्रिंट का कंप्लीट हुआ फिर से फोर लूप में आया, j + 1 हुआ तो इसने क्या कर दिया, j + 1 = 3, 3 बिल्कुल हमारे रेंज में है। तो इसने थर्ड वाले को भी प्रिंट किया और अब ये फोर लूप से बाहर हो जाएगा क्योंकि फोर लूप से बाहर कैसे होगा, ये भी एक सिंपल सा लॉजिक है। j तो इंक्रीमेंट होता रहेगा, j का काम है इंक्रीमेंट होना, तो अब j क्या हो जाएगा, j हो जाएगा 4। अब जैसे ही 4 होगा तो 4 चेक करने जाएगा इस रेंज में है क्या, 4 तो नहीं है। तो फोर लूप को पता चलेगा कि 4 तो रेंज में है ही नहीं। तो अब ये क्या हो जाएगा, इस वाले 4 ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। बाहर आते ही ये प्रिंट होगा, मतलब नेक्स्ट लाइन में जाएगा। नेक्स्ट लाइन में जाते ही फिर से 4 ये वाला 4 एग्जीक्यूट होगा, पहला वाला। इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, बहुत ही घिचपिच सा हो गया यहाँ पे ये, ठीक है। तो अभी हम इस वाले 4 में हैं। अभी ये क्या करने वाला है, अभी i = 3 था, 3 को +1 करेगा, 4 कर देगा। क्या 4 रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है। फिर i और ये नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने वाला i + 1, तो 4 + 1 = 5। तो ये कहाँ तक चलेगा, 1 2 3 और 4, यू नो वाई, ठीक है। अब फिर से ये प्रिंट करेगा, स्टार प्रिंट करेगा। फिर स्टार प्रिंट करने के बाद 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट किया। फिर से ये नेक्स्ट लाइन में आया, ये वाला 4 ब्लॉक खत्म होते ही फिर नेक्स्ट लाइन में आ गया। फिर से इसने क्या किया, इस वाले को ट्रिगर किया और आई क्या था अभी 4, फिर 5 हुआ। जैसे ही 5 हुआ इसने रेंज में चेक किया, बिल्कुल 5 है रेंज में। अब ये क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 6 तक चलेगा और रेंज क्या रहेगी इसकी 1 2 3 4 और 5। फिर से वही 5 टाइम्स प्रिंट करेगा, तो 1 2 3 4 और 5 टाइम प्रिंट किया। फिर से कहाँ पे आ गए हम, इस वाले प्रिंट को एग्जीक्यूट किया, मतलब ये खत्म हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में इस वाले प्रिंट की मदद से आ गया। फिर से ये 4 लूप में गया, अभी 5 था तो अभी क्या हो गया, ये 6 हो गया। जैसे ये 6 हुआ हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दिया। अब रेंज क्या रहेगी j की, i से लेकर, मतलब 1 से लेकर i + 1 = 7। तो ये अभी इसकी क्या रेंज बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -1 तक। तो अभी ये क्या करेगा, 6 टाइम्स स्टार प्रिंट कर देगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपका वो पैटर्न बन गया जो कि रिक्वायर्ड था, ठीक है, ट्रायंगुलर पैटर्न यहाँ पे। अभी इन सब के बाद क्या होगा ये भी ध्यान रखना, ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा, फोर लूप कभी भी रुकता नहीं है जब तक उसका वैल्यू एग्जीक्यूशन खत्म ना हो जाए, मतलब वो फॉल्स ना हो जाए। अभी फिर से ये पॉइंटर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे जाएगा और फिर क्या करेगा,
यहाँ पे फोर लूप का आई को इंक्रीमेंट करेगा 7, ठीक है। 7 किया इसने, फिर इसने रेंज में चेक किया, ये तो एग्जीक्यूट हो गया था, इसमें रेंज में चेक किया क्या 7 है, तो यहाँ से इसको जवाब मिला नहीं बेटा नहीं है। तो अब जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुआ कि 7 नहीं है, तो फिर अब ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा ही नहीं, इस 4 के बाहर आ जाएगा। 4 के बाहर प्रोग्राम में क्या है वो देख लेते हैं, 4 के बाहर कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा और फिर ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। इस टाइप से ये प्रिंट करेगा। अब ये जो नेक्स्ट है ये आपके लिए एक्सरसाइज है, किस तरीके से ये प्रिंट हुआ है। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब समझ में तो आ ही जाना चाहिए, नहीं आए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं समझा दूँगा। अब आते हैं इस वाले सीरीज़ को कैसे प्रिंट करते हैं। ये आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है, ऐसे ऐसे 2-3 सीरीज़ दिए हुए हैं, तो मैंने सबको प्रिंट करवा के और मतलब लॉजिक बिल्ड किया हुआ है सबका यहाँ पे। अब मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, आप बाकी कर लेना। देखते हैं हम यहाँ पे पहला वाला लॉजिक क्या है ये। तो यहाँ पे मैंने x और n की वैल्यू ली हुई है। x मतलब जो भी बेस रहेगा और n यानी कि जो भी जहाँ तक पावर जाएगा, ठीक है। यहाँ n है जहाँ तक पावर जाएगा, मैंने यहाँ पे n4 लिया हुआ, यानी कि ये 4 को प्लस करके जो भी वैल्यू आएगी वो हमें प्रिंट करना है। अब ये क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को फिर से लेते हैं और इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब इस प्रोग्राम को समझने के लिए सबसे पहले हम x की वैल्यू जो हमने ली है वही ले लेते हैं। x इज़ 2 एंड n इज़ 4। तो x की वैल्यू हमने ले ली है 2, कैसे ले ली है वो आपको पता है, और n की वैल्यू हमने ले ली है 4, ठीक है। जैसे ही ये 2 और 4 लिया, सम को हमने इनिशियलाइज़ कर दिया कि 0। अच्छा, ये इनिशियलाइजेशन भी बहुत सही है, सीधा हमने वेरिएबल को सम के अंदर डाल दिया। सम करके एक कंटेनर है, इसको ऐसे मान लो, इसके अंदर हमने 0 डाल दिया, ये सम नाम का कंटेनर, ठीक है, इसके अंदर हमने 0 डाल दिया। वैसे ही x नाम का एक कंटेनर था, ये एक x का नाम का कंटेनर है, और ये एक n नाम का कंटेनर है जिसके अंदर हमने 2 डाल रखा है और n के अंदर हमने 4 डाल रखा है। इस टाइप से ऐसे समझोगे तो ईजी होगा। अब इस फोर लूप के अंदर चलते हैं। पहले क्या हो रहा है, i इन रेंज n+1। अब यहाँ देखो रेंज 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा है जैसे प्रीवियस प्रोग्राम में हो रहा था, यहाँ पे बस n+1 बोला हुआ है। तो हम रेंज क्या लेके चलें, यहाँ पे रेंज n+1 है, n इज़ व्हाट, n इज़ 4, तो हम 4+1 तक लेके चलेंगे, दैट इज़ 5 तक लेके चलेंगे। बट जो रेंज प्रिंट होगा वो कहाँ से होता है, वो -1 तक होता है। तो -1 यानी कि रेंज जो रहेगा 1 2, अच्छा रेंज कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा या 0 से, तो रेंज 0 से ही स्टार्ट होता है, तो वो 0 से होगा। अब हम वहाँ पे 1 से लेके चल रहे थे तो 1 से हो रहा था, तो 0 1 2 3 4, बट यहाँ पे 5 अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड -1 होता है रेंज, तो अपर बाउंड क्या था 5, तो -1 इज़ 4, तो 4 तक ही चलेगा। ये चलेगा 5 टाइम्स, देख रहे हो आप, 1 2 3 4 5 टाइम्स चलेगा। अब हर एक बार क्या करेगा, ये इस 5 को हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। अब क्या करेगा, ये सम में जाएगा, सम +1, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस सम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम मतलब इस वाले लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है। इस वाले लाइन का मतलब है सम इक्वल्स टू सम प्लस x की पावर i, ठीक है, ये इस वाले लाइन का मतलब है। इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे तो ये इसका मतलब निकलेगा, बट यहाँ पे उसको कंप्रेस फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है। अब हम एक एक लाइन को लेके चलेंगे और क्या प्रिंट होने वाला है वो देखेंगे। सबसे पहले क्या हो रहा है, इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे सम इस तरीके से वर्क करेगा। तो एक सम वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो भी आने वाला है, या फिर इसी को लेके चलते हैं, अलग से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये हमने सम बनाया हुआ है, इसी को यूज़ करते हैं। फॉर i इन रेंज, i क्या है 0, जैसे ही 0 आया, i क्या है 0, अब 0 क्या कर रहा है यहाँ पे, i की वैल्यू 0 बता रहा है, तो x क्या है यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे हमें लेना ही पड़ जाएगा, एक बार सम ले लेते हैं, उसके बाद i ले लेते हैं। तो फॉर i इक्वल्स टू 0, सम में क्या आएगा, जो भी सम रहेगा, पहले सम क्या है 0, तो 0 प्लस x की पावर i, x क्या है यहाँ पे 2, तो 2 की पावर i इज़ व्हाट 0, अभी 0 है, तो 2 की पावर 0 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और 1 + 0 इज़ 1, तो सम अभी 1 हो जाएगा। तो ये एक ब्लॉक खत्म हुआ। जैसे ही i 1 होगा, मतलब नेक्स्ट इंक्रीमेंट होगा, ये रेंज में चेक करेगा क्या i 1 है, रेंज में बिल्कुल है, 0 भी था, तो ये इस पर जाएगा। और जो पहले सम क्या हो गया, अभी सम की वैल्यू हो गई है अभी 1, तो सम की वैल्यू हो गई है 1, तो 1 प्लस करेगा, कहाँ किसके वजह से, इस वाली लाइन की वजह से, 1 प्लस, और x क्या हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर i अभी क्या है हमारे पास 1, 2 की पावर 1 इज़ 2, तो 2 + 1 इज़ 3, तो यहाँ पे सम हो जाएगा 3, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 3, और ये वाला ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर से जाएगा इसके पास। अब i इंक्रीमेंट होगा, i हो जाएगा 2 रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है, और नेक्स्ट वाली लाइन पे आएंगे क्योंकि वो रेंज में है इसलिए, तो सम प्लस ये वाला लाइन, ये ध्यान रखना, सम प्लस x की पावर i, सम अभी क्या है 3, तो 3 प्लस और x की पावर i यानी कि 2 की पावर, और i इज़ 2, तो 2 2 4 है, तो 4 + 3 इज़ 7, फिर से ये वाला ब्लॉक खत्म हुआ, i की पावर इंक्रीमेंट हुई, i हो गया 3 रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है। फिर उसके बाद 3 है, तो सम अभी क्या है 7 चल रहा है, 7 प्लस x की पावर i, x इज़ व्हाट, x इज़ 2 और i इज़ 3, तो ये आपको पता है 8 होता है, 8, एक मिनट इसको थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, तो 8 + 7 इज़ व्हाट 15, ठीक है, तो ये 15 हो गया, मतलब सम की वैल्यू हो गई है 15, और
ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर से 4 के पास जाएगा, 4 आई को इंक्रीमेंट करेगा, आई क्या हो जाएगा, अभी 3 था पहले, तो अभी हो जाएगा 4। क्या 4 रेंज में है? बिल्कुल रेंज में है। तो सम पे जाएंगे, अभी सम क्या है, करंटली 15 है, 15 प्लस क्या करने वाला है ये, आई की पावर एक्स की पावर आई, तो एक्स क्या है हमारे पास 2 है यहाँ पे, और आई क्या है हमारे पास, आई है 3, सॉरी आई है 4, ठीक है। तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16, ठीक है। तो ये करने वाला है 15 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 31, ठीक है। और 31 हुआ, फिर ये वाला ब्लॉक कंप्लीट हुआ, फिर ये 4 पे जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जब तक 4 लूप फॉल्स नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूट होता है। फिर से 4 पे जाएगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा जो कि हो जाएगा 5, फिर ये चेक करेगा कि 5 रेंज में है, बिल्कुल भी नहीं है, तो 4 लूप के बाहर आ जाएगा ये। 4 लूप के बाहर जो भी नेक्स्ट लाइन रहेगी, तो नेक्स्ट लाइन एक कमेंट है जिसको प्रिंट नहीं करते हैं, उसके आगे एक लाइन है प्रिंट द सम ऑफ द सीरीज़, तो ये पूरा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ठीक है। और सम की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सम की वैल्यू क्या रहेगी, अभी सम की वैल्यू रहेगी 31। बट एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे हमने f लिखा हुआ है, इस f का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। हमने इंटीजर अभी तक फॉलो किया है, बट यहाँ पे ये जो f है ये है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट क्या कर देता है, एक पॉइंट लगाता है, और जो भी पॉइंट वाले वैल्यूज़ होंगी ना, अगर 31.3457 ऐसे कुछ आता ना, तो उसको प्रिंट करता, बट इंटीजर उसको प्रिंट नहीं करता है। तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में क्योंकि हमने कन्वर्ट किया हुआ है, तो 3.0 प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है, 31.0। तो आंसर देख लेते हैं एक बार, या बिल्कुल यही वाला प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। तो इस वाले लॉजिक से ये पूरा प्रिंट हुआ है। अगर ये लॉजिक नहीं समझ में आया तो फिर से बताना मुझे, मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, कोई शॉर्ट्स बना के, कोई एक वीडियो बना के, ठीक है। तो अभी आते हैं नेक्स्ट। अब इन सारे प्रोग्राम्स का भी वही है, अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो मुझे एक बार बता देना, मैं उसका एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँगा। अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं, जिसमें क्या किया हुआ हमने, डिटरमाइन किया हुआ है वेदर अ नंबर इज़ परफेक्ट नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और अ पैलिंड्रोम। तो ये 3 टाइप के नंबर होते हैं, जिसमें आप बहुत बार मतलब आपको दिखाई देगा ये कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत जगह पे होता ही है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होता है और पैलिंड्रोम क्या होता है, ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर दैट इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर पॉजिटिव डिवाइज़र, ठीक है। तो वो इसका मतलब क्या हुआ ये मैं बता देता हूँ थोड़ा, इसमें आते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है आपको 6, तो ये 6 एक एग्जांपल है, सॉरी 6, ठीक है। 6 का प्रॉपर डिवाइज़र कौन हुआ, 1 हुआ, 1 प्रॉपर डिवाइड कर देता है, फिर 2 है प्रॉपर डिवाइड कर देता है, 3 प्रॉपर डिवाइड कर देता है, 4 नहीं करता, 5 नहीं करता। तो अब इसका जो सम होगा 1 + 2 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 6, अगेन 6 हो जाएगा। तो ये जो नंबर होते हैं इस टाइप के, इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। सेम फॉर द अदर, तो एक और एग्जाम्पल ले लो 28, तो 28 लेते हैं हम, 28 है इक्वल्स टू 1 एक प्रॉपर डिवाइडर है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, ऐसे मतलब इस तरीके से प्रोग्राम वर्क करेगा। बट हमें पता है कि 28 को कौन डिवाइड करता है, 28 को 7 डिवाइड करता है कम्प्लीटली, फिर 28 को 2 भी डिवाइड कर देता है, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं। फिर 28 को और कोई हायर नंबर है जो डिवाइड करता है, यस बिल्कुल 14 डिवाइड कर देता है इसको कम्प्लीटली, ठीक है। तो इस टाइप से ये 14 के बाद आई थिंक कोई नंबर नहीं है, तो ये प्रॉपर डिवाइज़र है एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 7 + 2 = 9 and 1 = 10, तो ये 10 हुआ, ये 14 हुआ, तो ये आ जाएगा आपके पास। ये तो भाई 28 से कम हो रहा है, कैसे हो गया, अच्छा 4 भी होता है, मैं भूल गया था तो यहाँ पे 4 भी होता है, 4 भी 28 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है, तो 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है। तो ये आप प्लस करोगे तो 28 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप पता लगा सकते हो परफेक्ट नंबर का, ये एक लॉजिक है। लॉजिक प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट किया है वो मैं आपको बताऊँगा। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि कोई भी एक नंबर है, जैसे 153 एक नंबर है, अगर आप 153 का हर एक नंबर को लेके, जैसे 1 को लिया क्यूब किया, सेकंड नंबर इज़ 5 को क्यूब किया, थर्ड नंबर इज़ 3 को क्यूब किया, ठीक है। जैसे ही आप क्यूब करते हो तो जो भी उसका सम आता है वो उस नंबर के इक्वल्स होता है। अभी देखो क्या होने वाला है, 1 + 125 + 3 3 जा 9 3 जा क्या होता है भाई, 9 3 जा 27, तो 27 जैसे आप इसको प्लस करते हो, 27 + 1 = 28 + 25, तो 153 आ जाता है आपके पास। इसको करके देख लेना, ठीक है। तो ये होता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। पता है टेबल्स भूल जाते हैं यार, क्योंकि कैलकुलेशन हमें यहीं पे कर देते हैं, इसलिए आदत ख़राब हो गई। अब यहाँ पे पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम में क्या करते हैं, ये एक पैलिंड्रोम है। क्यों पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम वैसे स्ट्रिंग भी होते हैं, यहाँ पे इंटीजर को ले रहे हैं, तो ये पैलिंड्रोम क्यों होता है, क्योंकि अगर आप 1 2 3 2 1 ये पैलिंड्रोम बोला हुआ है मैंने, क्यों बोला हुआ है, अगर आप इसको इधर से रीड करोगे या फिर इधर से रीड करोगे एक ही नंबर आएगा। कैसे, इधर से रीड करो तो 1 2 3 2 1, इधर से रीड करो तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ठीक है। तो ये इन दोनों को कंपेयर किया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि पैलिंड्रोम है। यही लॉजिक प्रोग्राम में लगाया हुआ है। इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मान लो पैलिंड्रोम को तो मैंने आपको बता दिया वहीं का वहीं, इसका मैं परफेक्ट नंबर का एग्जांपल बता देता हूँ आपको, परफेक्ट नंबर कैसे वर्क कर रहा है। हमने इसमें फंक्शन यूज़ किए हुए हैं, ये भी थोड़ा ध्यान देना। फंक्शन यूज़ किए हुए हमने, जैसे ही हम प्रिंट करते हैं इस वाले फंक्शन को, तो इस परफेक्ट एक फंक्शन ट्रिगर होता है, और किस वाले वैल्यू के साथ ट्रिगर होता है, जो भी हमने इनपुट में वैल्यू दी हुई है, जो हमने नंबर में स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 153,
तो 153 वैसे क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, तो हम आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को लेते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को एक बार देखते हैं कि वो ट्रू कैसे हुआ। तो जैसे ही ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी हमने वैल्यू क्या दी हुई है 153, ठीक है। सो गाइस इस वाले प्रोग्राम को समझते हैं। इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिया हुआ है हमने 153, तो नंबर एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है 153। उसके बाद हमने कौन सा वेरिएबल ले रखा है सम, तो सम भी एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने क्या स्टोर कर रखा है 0। टेम्प एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले रखा है, टेम्प्रेरी वेरिएबल बोलो या वेरिएबल बोलो, टेम्प एक नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर हमने नंबर की ही वैल्यू स्टोर कर रखी है। नंबर के अंदर क्या वैल्यू है, नंबर के अंदर 153 है, तो टेम्प के अंदर क्या चला जाएगा 153 चला जाएगा। वाइल एक लूपिंग कंडीशन है जो कि ट्रू फॉल्स पहले तो चेक करता है। अगर इसके अंदर का ये टेम्प ग्रेटर देन 0 रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, और जैसे ही ये फॉल्स होगा ये वाइल लूप के अंदर का ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा और ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट फॉर लूप की तरह ये भी एक लूप है, जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तब तक। अभी क्या करते हैं, फॉर लूप के बाद यहाँ पे टेम्प के बाद क्या है, वाइल टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, यस टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये वाइल के अंदर जाएगा। तो एक डिजिट करके एक वेरिएबल है, डिजिट करके एक वेरिएबल है जो कि क्या कर रहा है टेम्प, जो कि उसकी वैल्यू है 153, ठीक है। 153 मॉडुलस कर रहा है 10, तो मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है आपको पता ही होगा, वो जो भी रिमाइंडर बचता है उसको मतलब प्रिंट करता है। तो मॉडुलस ऑपरेटर 153 का रिमाइंडर निकालेगा जो कि हो जाएगा 3, जो 3 होगा उसको डिजिट के अंदर स्टोर कर देगा। अब डिजिट क्या करेगा, इसको डिजिट के अंदर स्टोर हो गया, इस वाले लाइन का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट वाली लाइन पे आते हैं, सम प्लस 1। अभी सम के अंदर एक कोई वैल्यू है जो कि हमें पता 0 है, तो सम फिर से एग्जीक्यूट होगा और वो क्या हो जाएगा 0 प्लस जो भी डिजिट है, डिजिट अभी क्या है हमारे पास 3 है, तो 3 और 3 का क्यूब करेगा। यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 3 3 जा 9 3 जा 27, तो सम की वैल्यू अब हो जाएगी 27, ठीक है। अब फिर से आते हैं, फिर से ये क्या कर रहा है टेम्प, ये क्या कर रहा है डिवाइड करके जो भी नंबर है वो इसमें स्टोर कर रहा है। अब यहाँ पे प्लस ये जैसे था ना वैसे ही ये भी कर रहा है, तो डबल डिवाइड इसलिए लगा हुआ है क्योंकि ये इक्वल्स टू को एग्जीक्यूट करने के लिए एक डिवाइड लगा हुआ है, तो ये डबल डिवाइड क्या करता है, डिवाइड कर देता है। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है, टेम्प के अंदर 153 है, 150 डिवाइडेड बाई 10 जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में जाके ही स्टोर हो जाएगी। तो 153 डिवाइडेड बाई 10 क्या हुआ 15 हुआ, तो 15 जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वैल्यू यहाँ पे इंटीजर बाय डिफॉल्ट होती है इसलिए इंटीजर हुआ, नहीं तो 0.3 भी आता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पे जाएगा, टेम्प की वैल्यू चेक करेगा, क्या टेम्प 0 से बड़ा है, जी हाँ टेम्प तो 15 है तो वो 0 से बड़ा हुआ। टेम्प जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, तो टेम्प जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, अरे भाई ये क्या हो रहा है, कहाँ दब रहा है भाई, एक सेकेंड ना। टेम्प जैसे ही 0 से बड़ा हुआ, ये वाला पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और इस वाले ब्लॉक में डिजिट इज़ इक्वल्स टू टेम्प, फिर से ये डिजिट क्या है अभी 15 है, सॉरी डिजिट क्या है 3 है, सॉरी डिजिट क्या होगा अभी टेम्प मॉडुलस 10, तो टेम्प क्या अभी 15 है, उसका मॉडुलस अगर हम 10 करेंगे तो वो क्या आएगा 5, तो अभी डिजिट के अंदर वैल्यू क्या है 5। तो अभी फिर से सम करेंगे, सम अभी क्या है 27, तो 27 प्लस फिर से डिजिट क्या है 5 का क्यूब, जैसे ही ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 27 प्लस 5 का क्यूब 125 विच इज़ इक्वल्स टू 152, ठीक है। तो ये अभी 152 सम के अंदर स्टोर हुआ। अभी हम क्या कर रहे हैं, फिर इस वाले लाइन पे आएंगे, इस वाले लाइन में क्या करेगा, ये टेम्प को डिवाइड कर देगा। टेम्प अभी क्या है 15 है, 15 को फिर से डिवाइड किया 10 से तो बच गया 1। अब क्या करेगा, टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0, यस टेम्प इज़ ग्रेटर देन 0 बिकॉज इट इज़ 1। फिर से ये अंदर जाएगा, डिजिट इस वाले लाइन पे जाएगा, डिजिट के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए वो ये डिसाइड करेगा, टेम्प मॉडुलस 10, तो टेम्प के अंदर वैल्यू इज़ 1 मॉडुलस अगर हम यहाँ पर 10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। और 1 जैसे ही वैल्यू आया तो यहाँ पे सम की वैल्यू प्रिंट होने वाली है अभी, क्योंकि ये वाला लाइन खत्म हो गया है, डिजिट के अंदर अभी 1 आ गया है और सम प्रिंट होने वाला है। सम अभी फ़िलहाल क्या है 152 प्लस 1 अभी डिजिट के अंदर है, तो डिजिट के अंदर 1 है, उसका क्यूब करेंगे तो ये अभी टोटल हो जाएगा 153, ठीक है। तो सम की वैल्यू हो जाएगी 153। हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना, हमें जैसे प्रोग्राम लिखा है उसको फॉलो करते रहना है। टेम्प अब ये वाला लाइन खत्म हुआ, नेक्स्ट वाले लाइन पे आते हैं। टेम्प को इसने क्या किया, टेम्प के अंदर अभी क्या वैल्यू है, अभी है 1 डिवाइडेड बाई 10, तो 1 इज डिवाइडेड बाई 10 क्या हुआ, इसने एक और पॉइंट लगा दिया तो मतलब 0.1 हुआ, ठीक है। बट क्योंकि ये इंटीजर है, ठीक है, तो क्योंकि ये इंटीजर है तो 0.1 इज़ व्हाट 0, तो अभी टेम्प की वैल्यू क्या हो गई 0, तो यहाँ पे चेक करेगा फाइल में क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 0 तो कभी भी 0 से बड़ा नहीं होता, दैट इज़ फॉल्स। तो ये जैसे ही फॉल्स करेगा ये पूरा वाइल लूप खत्म हो जाएगा
ठीक है, इसके अंदर का कुछ भी काम नहीं है अभी। और हम क्या करेंगे, सीधा वाइल लूप के बाहर आएंगे, जो भी नेक्स्ट लाइन होगी उसको प्रिंट करेंगे। जरूरी नहीं वो रिटर्न हो, कुछ भी लाइन होगा तो उसको हम प्रिंट करेंगे, मतलब उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नेक्स्ट लाइन क्योंकि प्रिंट है, सॉरी रिटर्न है, तो रिटर्न क्या कर रहा है, चेक कर रहा है क्या सम के अंदर क्या वैल्यू है 153, क्या सम नंबर के इक्वल है, तो सम तो नंबर के इक्वल है। तो जैसे ही ये यहाँ पे वैल्यू आई और जैसे ही उसने इक्वल्स बोला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू, जो भी वैल्यू होगी वो ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इट इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, इस टाइप से लॉजिक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट अ नंबर एंड चेक इफ द नंबर इज़ प्राइम और कंपोजिट। तो इसमें प्राइम और कंपोजिट के बारे में बताया हुआ है। इसको भी जस्ट एज इट इज़ प्रोग्राम जो यहाँ पे पहले हमने बताया, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बता दिए, तो आपको ये छोटा सा प्रोग्राम ही समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 17 एक नंबर दिया हुआ है, मैंने यहीं पे बता देता हूँ। 17 कहाँ पे दिया हमने, 17 दिया हमने नंबर के अंदर, नंबर कहाँ पे आया, नंबर यहाँ पे आया इस प्राइम के अंदर। इस प्राइम एक फंक्शन है, उसके बाद उसका इफ़ कंडीशन चेक हो रहा है। तो पहले तो इसका ट्रू फॉल्स चेक करते हैं, वो उसके लिए कहाँ जाएंगे हम, उसके लिए जाएंगे हम उसके फंक्शन डेफिनेशन में। उसके फंक्शन डेफिनेशन में गए, नंबर के अंदर 17 है, ये चेक कर रहा है क्या 17 छोटा है 2 से, बिल्कुल भी नहीं, तो ये वाला फॉल्स हुआ, तो ये तो प्रिंट होगा ही नहीं, मतलब ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जो इसका एल्स ब्लॉक है वो प्रिंट होगा। अब इसके अंदर एल्स ब्लॉक भी नहीं है, तो इस वाले लाइन के आगे बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे एक फोर लूप मिला इसको, तब ये फोर लूप में जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप चलते रहना है। फोर क्या किया इसने, रेंज किया 2 से लेकर जो भी नंबर है वहाँ तक, मतलब ये 2 से लेकर 17 तक सारे नंबर को चेक करेगा। ठीक है, 17 यानी कि 16 तक, ये याद रखना, 2 से लेकर 16 तक, 2 भी इंक्लूडेड है उसमें और 16 भी इंक्लूडेड है। 16 तक क्यों करेगा वो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अगर आप जंप करके यहाँ पे आ गए तो प्रीवियस वीडियो को देख लेना। अभी क्या करते हैं, इफ़, क्योंकि आई तो 2 है और 2 से लेकर 17 के बीच में तो 2 रहेगा ही रहेगा, तो वो रेंज में है। तो इफ़ नंबर इज़ मॉडुलस आई इक्वल्स टू, अच्छा इसको, इस वाले प्रोग्राम को, जस्ट इस वाले ब्लॉक को एक बार हम देख लेते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, नंबर के अंदर आपको पता ही है कि 17 है और 2 से लेकर 17 तक, मतलब 2 होगा, 2 से लेकर जो रेंज जाएगी वो 17 तक जाएगी, यानी कि 16 तक जाएगी। ठीक है, 2 से लेकर 16 के बीच में कोई भी नंबर आएगा तो ये आई प्लस प्लस होता रहेगा, आई पहले 2 रहेगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर वो रेंज में चेक करेगा, 16 तक वो आई इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो आप देख रहे हो कि फोर लूप का कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है, मतलब आप कोई भी वैल्यू दे दोगे तो वो वैल्यू आगे बढ़ते बढ़ते, मतलब आप 1000 भी दे दोगे वो 1000 टाइम इसको प्रिंट करेगा। तो ये प्रोसेसर के ऊपर लोड होता है, इसलिए फोर लूप बहुत डेंजरस होता है कहीं ना कहीं। जैसे ही ये आई क्या हुआ, आई हो गया पहले 2, आई की वैल्यू सबसे पहले आ गई 2, तो जैसे 2 आई, 2 को हमने चेक किया, इफ़ नंबर मॉडुलस आई, तो आई क्या है अभी 2, तो नंबर क्या है अभी 17 हमें गिवन है, तो 17 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स 0, 0 होता है क्या, तो नहीं होता। तो ऐसे कर करके ये 16 टाइम्स चेक करेगा, तो ये प्राइम नंबर है। अब ये क्या कर रहा है, 2 से डिवाइड कर रहा है, फिर 3 से डिवाइड कर रहा है, फिर 4 से डिवाइड कर रहा है, फिर 5, अब 2 क्या कर रहा है, ये 16 तक डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 16 से, अगर 16 से भी डिवाइड नहीं हुआ, मतलब ये सारे रेंज के सारे नंबर को डिवाइड करके देख रहा है। अगर किसी का भी जो क्या बोलते हैं रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है, मॉडुलस क्या करता है, रिमाइंडर निकालता है, किसी का भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो लास्ट में क्या करेगा, वो इस वाले इफ़ के बाद वाले को प्रिंट करेगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। तो जैसे इसने ट्रू रिटर्न किया तो इस प्राइम क्या हुआ, ट्रू हो गया। इस प्राइम जैसे ही ट्रू हुआ तो ये क्या करेगा, नंबर को प्रिंट करेगा कि 17 इज़ अ प्राइम नंबर, इसने प्रिंट कर दिया। बस इतनी सी बात है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, 2 का एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, 2 के साथ क्या हो रहा है, 2 तो बहुत ही छोटा हो जाएगा, लेट्स से हम 8 का एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने इनपुट में 8 दे दिया तो क्या होने वाला है हमारे साथ, नंबर में मान लो हमने 8 दे दिया, तो ये क्या करेगा, इफ़, अच्छा अब ये क्या रेंज क्या बन गई इसकी, 2 से लेकर 7 तक, इफ़ नंबर डिवाइडेड बाई नंबर क्या है हमारे पास 8, तो 8 इज़ मॉडुलस, 8 मॉडुलस आई, आई क्या अभी स्टार्टिंग में 2, आई मॉडुलस इक्वल्स टू 0 होगा, तो ये कंपेयर करेगा, तो 2 तो 8 को पूरा डिवाइड कर देता है, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया, तो पहला ही कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ही ये वाला इफ़ कंडीशन ट्रू हुआ तो उसके अंदर का जो भी लाइन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसका अंदर का लाइन है रिटर्न फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, जैसे ही एग्जीक्यूट हुआ तो इसने इस वाले को क्या रिटर्न दिया, इस वाले को रिटर्न दिया फॉल्स। तो जैसे ये वाला इफ़ कंडीशन फॉल्स हुआ तो उसका जो एल्स ब्लॉक है वो प्रिंट होगा। एल्स ब्लॉक के अंदर क्या है, नंबर इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो 8 तो वैसे भी कंपोजिट है, आपको पता ही है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले प्रोग्राम में, ये फिबोनाची सीरीज़ वैसे तो मतलब देखने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसका किस तरीके से एग्जीक्यूट किया है मैंने प्रोग्राम में वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो इसको ले लेते हैं पहले तो हम नोटपैड में, इसको नोटपैड में ले लिया मैंने। अब क्या कर रहे हैं हम इसमें, सबसे पहले मैंने एक नंबर यहाँ पे एंटर किया हुआ है 5, तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये एक इनपुट लिया नंबर टर्म्स, मतलब इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स,
ये क्या किया हमने, इनपुट एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स में हम टर्म्स एंटर कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या आया, हमने क्या एंटर किया 5। जैसे ही 5 एंटर किया तो ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है, डिस्प्ले, ये डेफिनेशन डिस्प्ले फिबोनाची n। यहाँ पे हमने, अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे नंबर टर्म पास किया हुआ है, नंबर टर्म में 5 है। यहाँ पे जो n लिया हुआ है अभी ये n के अंदर भी 5 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हमने पास ऑन कर दिया यहाँ पे। तो ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है वो देख लो, इसका इंडेंटेशन से पता चल जाएगा। ये फंक्शन यहाँ से पूरा यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये इंडेंट है इसके अंदर। ओके, नहीं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है a = 0, b = 1, प्रिंट द फर्स्ट टू टर्म को एज इट इज़ प्रिंट करना है हमें, क्योंकि फिबोनाची सीरीज़ जैसे स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैं फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट कर रहा हूँ। पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, a और b प्रिंट हो गया क्योंकि 0 1 है, फिर कैलकुलेट एंड प्रिंट द रिमेनिंग टर्म्स। अब ये रिमेनिंग टर्म्स को प्रिंट करेगा। रिमेनिंग टर्म्स को प्रिंट करने के लिए फिर वही i और रेंज की बात आ जाएगी, ठीक है, फॉर लूप। तो i यहाँ से स्टार्ट हुआ, i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, सबसे पहले 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि वो 2 से स्टार्ट होना चाहिए। कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। n क्या है हमारे पास, n कहाँ से आया हुआ, यहाँ पे n हमारे पास 5 है, तो ये 4 तक जाएगी। 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है, 5 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक जाएगी और i की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 2। तो हम देखेंगे क्या 2 रेंज में है, ये हमारे पास रेंज है। तो क्या 2 रेंज में है, यस 2 रेंज में है। जैसे ही 2 रेंज में हुआ, हमने क्या किया, एक c वेरिएबल लिया है। c के अंदर हम क्या कर रहे हैं, a + b इज़ व्हाट, 1 + 0 इज़ 1। तो c 1 हो गया, प्रिंट c कर रहे हैं हम। फिर से हमने c को प्रिंट कर दिया, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। फिर हम क्या कर रहे हैं, a = b। अब a के अंदर हम क्या कर रहे हैं, b को ले रहे हैं। b के अंदर क्या वैल्यू है, 1, तो a के अंदर फिर 1 आ गया, ठीक है। और b = c, अब b के अंदर हम c की वैल्यू ले रहे हैं। c के अंदर क्या वैल्यू था, 1, तो अब इसके अंदर भी 1 आ गया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से फॉर लूप चलेगा, 2 की जगह अभी 3 हो जाएगा। क्या 3 रेंज में है, बिल्कुल रेंज में है। जैसे ये रेंज में है तो अंदर जाएंगे, फिर अब क्या करेगा, c a + b करेगा। तो c की वैल्यू a + b अभी 1 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 होगा तो हम उसको प्रिंट करेंगे। a के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a के अंदर b की वैल्यू आ जाएगी, b अभी 1 है तो ये 1 रहेगा। फिर b के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, c अभी 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ तक हुआ, फिर से एग्जीक्यूट होगा। तो ये 3 को कट करके हम क्या करेंगे, 4, क्योंकि 1 टाइम इंक्रीमेंट होता है। तो ये 4 पे जाएगा, 4 को क्या करेगा, चेक करेगा रेंज में। तो जैसे इसने चेक किया तो 4 रेंज में है, बिल्कुल है। जैसे इसने चेक किया, अब यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अगर ट्रू हो गया, फॉर लूप ट्रू हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, c = a + b, c को क्या बना देगा, a + b क्या होगा, 2 + 1 जो करंट अभी है उसका। तो 2 + 1 इज़ व्हाट, 3। तो अभी c 3 बन गया है और ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा। 3 को प्रिंट किया इसने और a + b, a = b, तो a b की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगा 2, और b के अंदर क्या आ जाएगा, c की वैल्यू। तो c क्या हो जाएगा, 3, काट के लिख देता हूँ 3। तो b अभी 3 हो गया है। अब आगे ले लेते हैं, यहाँ तक सही है। उसके बाद आगे चलते हैं, फॉर लूप। फिर से i इंक्रीमेंट हुआ, i की वैल्यू हो गई 1+, तो ये हो जाएगा 5। क्या 5 रेंज में है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये फॉर लूप गया, यहाँ से ये रिटर्न मारा, ये गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद इसने डिस्प्ले फंक्शन को जो कॉल कर रहा है वहाँ पे जाएगा पॉइंटर, और ये क्या करेगा, डिस्प्ले फंक्शन नंबर टर्म, जो भी नंबर हमने आउटपुट में यहाँ पे दिया हुआ है वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही वाली वैल्यू प्रिंट हुई है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है। तो ये प्रोग्राम कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। इन द सेम वे हम यहाँ पे देख सकते हैं, कंप्यूट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी हमने उसी तरीके से, ये लॉजिक आप खुद से एक बार देख लेना, क्योंकि ये सिमिलर लॉजिक है। इसमें कुछ भी नया यूज़ नहीं हुआ। इसमें डेफिनेशंस फंक्शन यूज़ हुए हैं, LCM करके और ऐसे करके फंक्शन यूज़ हुए हैं, और इसमें वही हमने रिटर्न वैल्यू दिया हुआ है और प्रिंट किया हुआ है और असाइन किया हुआ है। तो ये आप देख लेना। सो 10th पे आते हैं। 10th क्या है, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स, कॉन्स्टेंट्स, अपर केस, लोअर केस कैरेक्टर इन स्ट्रिंग। तो हम कुछ एक इनपुट देने वाले हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट दिया है आई एम इन क्लास 11। इसके अंदर हम चेक करने वाले हैं कि कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं और कितने अपर केस, लोअर केस हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसमें आप चेक करोगे तो इसके अंदर हमने एस के अंदर इनपुट दिया है, ये वेरिएबल्स कुछ डिफाइन कर दिया मैंने, और फिर ये क्या कर रहा है, काउंट कैरेक्टर्स एस कर रहा है, ठीक है। ये वेरिएबल्स, मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेरेशन बोलते हैं इसको, आपने पढ़ाई होगा। तो काउंट कैरेक्टर्स एक फंक्शन है जिसके अंदर हम पूरा जो स्ट्रिंग है उसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे ये पूरे स्ट्रिंग को पास किया। अभी स्टार्टिंग में वॉवल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस, 0 हमने रखा हुआ है। फॉर लूप की मदद से सीधा 4 in s, c in s। तो c एक, अब यहाँ पे क्या है ना, फॉर लूप स्ट्रिंग के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये हर एक स्ट्रिंग पे जाएगा और उसको चेक करेगा, इफ़ c इज़ अल्फ़ा। अब इज़ अल्फ़ा क्या है, इज़ अल्फ़ा इज़ अगेन कैरेक्टर जो कि क्या कर रहा है, अगर वो अल्फ़ाबेट है तो क्या करेगा, इफ़ सी इन ई आई ओ यू। हमें पता है वॉवल्स तो 6 होते हैं, तो हम वॉवल्स सीधा हम यहाँ पे रेंज से निकालेंगे कि ए अगर इसके अंदर कुछ भी है तो वॉवल्स को +1 कर देगा, वो वॉवल्स को इंक्रीमेंट करता जाएगा। एल्स क्या करेंगे, अगर ऐसा नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट है, हमें पता है। फिर हम क्या करेंगे, अगर
ये और ये इन दोनों में से जो भी है उसके अंदर तो वैल्यू स्टोर होगी ही, लेकिन हम उसके साथ ही साथ अपर केस में और लोअर केस में भी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम ये पैरेलल इफ से आप देख लेना, यहाँ पे ये वाला इफ एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये भी उसके साथ का ही है, तो ये भी एग्जीक्यूट होगा और ये भी एग्जीक्यूट होगा। तो इसका आप ध्यान रखना। और रिटर्न क्या कर रहे हैं, जो हम वैल्यू यहाँ पे ले रहे थे जो स्टार्टिंग में लिया था उसी को हमने रिटर्न कर दिया है, ठीक है। जो यहाँ पे 0 0 इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में, लास्ट में इसको रिटर्न कर दिया, लास्ट में इसको फिर एक एक करके प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हो रहा है इस वाले प्रोग्राम में। आगे देखेंगे, इनपुट अ स्ट्रिंग एंड डिटरमाइन वेदर इट इज़ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम एक स्ट्रिंग भी हो जाता है, आपको बताया था मैंने, आगे पीछे रीड करो तो एक जैसा ही होता है। कन्वर्ट द केस ऑफ द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। अच्छा, इसका केस ऑफ द कैरेक्टर भी प्रिंट करना है, जैसे कि अपर केस में करना है। तो रेस कार एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, आप देखना RACECAR, यहाँ से भी पीछे से भी रीड करोगे तो RACECAR। इसका लॉजिक मैंने आपको उसमें बताया है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ये एक तरीके का लॉजिक है जिसको हम यूज़ करते हैं, स्टार्ट एंड ये नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता है। तो ये सिंपल सा एक लॉजिक है स्ट्रिंग रिवर्सर का पाइथन के अंदर। तो इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, आप एक स्ट्रिंग पास करोगे इसको और वो इसको रिवर्स कर देगा। तो ये 12th वाले प्रोग्राम में आता है। इस वाले प्रोग्राम में क्या है कि हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर को प्रिंट करेंगे, जो कि हम एज अ लिस्ट टपल से पास करने वाले हैं। तो ये प्रोग्राम स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, नंबर के अंदर हम ये पूरी लिस्ट पास कर रहे हैं। पहला वाला जो है लार्जेस्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है, दूसरा स्मॉलेस्ट एक वेरिएबल लिया हुआ है, और पूरी नंबर को लिस्ट को हमने इस वाले डेफिनेशन या फंक्शन के अंदर पास किया हुआ है। जो भी ये रिटर्न करेगा, वो पहली वाली जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो इसके अंदर आगे स्टोर होगी, और दूसरी वाली जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो इसके अंदर आगे स्टोर होगी। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट पास ऑन हो गई यहाँ तक। ये क्या कर रहा है, एक टेम्प्रेरी दो वेरिएबल बना ली हमने, जो कि एक एरे है, दोनों एरे हैं। अभी क्या करेंगे हम, नंबर इन नंबर्स। तो इस नंबर का एक एक नंबर उठा के देखेंगे, 3। तो क्या 3 इसके अंदर है? बिल्कुल 3 इसके अंदर है। लिस्ट के केस में ऐसा होता है कि जो भी ये वेरिएबल होता है इसका पहला नंबर निकालता है, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। अब ये नंबर के अंदर 3 है, तो 3 क्या बड़ा है लार्जेस्ट से, सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, लार्जेस्ट में हम वो वाली वैल्यू स्टोर करेंगे जो बड़ा रहेगा। तो 3 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है, 3 0 से बड़ा ही है, तो लार्जेस्ट के अंदर अभी क्या हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम इसमें लार्जेस्ट नंबर को स्टोर करते जाएंगे और स्मॉलर में स्मॉलेस्ट नंबर को स्टोर करते जाएंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट कर देंगे। तो 13th पे आते हैं। 13th में क्या है, इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड स्वैप एलिमेंट्स एट द इवन लोकेशन विद द एलिमेंट एट द ऑड लोकेशन। तो इसमें हमने कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर है इसमें इनपुट एक लिस्ट जाएगी, ठीक है। तो जो भी नंबर है वो स्वैप होगी एलिमेंट एट द इवन लोकेशन विद द एलिमेंट एट द ऑड लोकेशन। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड में ये है, तो ये एक ऑड लोकेशन है, ये इवन लोकेशन है, तो ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। फिर से थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, तो ये थर्ड लोकेशन पे है, ये फोर्थ इवन और ऑड लोकेशन पे स्वैप हो गए। तो इस टाइप से ये स्वैप होते जा रहे हैं। ये स्वैपिंग कैसे हो रही है इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ। इस फंक्शन को लेके चलते हैं अपने नोटपैड में। तो नोटपैड में आ गए हम, हमने जो नंबर लिया था वो एक बार ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिया है हमने। तो नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जस्ट एक स्वैप फंक्शन में पास करेंगे, और लास्ट में जो स्वैप्ड एलिमेंट होगा, पहले तो हम जो भी ओरिजिनल होगा उसको प्रिंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 जो हमने किया होगा, लास्ट में हम स्वैप्ड को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरे नंबर्स इसके अंदर आ गए हैं इस वाले वेरिएबल के अंदर, और 4 यहाँ पे आई इन रेंज 0 एंड लेंथ ऑफ नंबर्स, जो भी यहाँ पे लेंथ ऑफ नंबर आ रहा है उसका, और ये हर एक 2 से बढ़ रहा है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि कितने एलिमेंट को क्रॉस करना है। ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आई स्टार्टिंग में क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, तो जो 0th एलिमेंट पे जो भी नंबर होगा, जैसे 0th एलिमेंट पे अभी 1 है, तो 1 आएगा, आई = 1 होगा। और इफ़ आई + 1, यानी कि इफ़ 1 + 1 = 2 लेस देन द लेंथ ऑफ नंबर। लेंथ क्या है यहाँ पे, लेंथ कैसे कैलकुलेट होती है वो ध्यान रखना। नंबर जो है हमारे पास 0 1 2 3 4 5, तो लेंथ जो हो जाएगी वो जाएगी 5, ठीक है। तो क्या ये लेंथ है, तो क्या आई + 1 यानी कि 1 + 1, आई की जगह नहीं लिखते, इसको अलग से लिखते हैं, 1 + 1 = 2। क्या 2 लेस देन 5 है, क्या ये 2 है? यस 2 है। जैसे ये 2 हुआ तो इसमें क्या कर रहे हैं, नंबर्स जो हाईएस्ट पोजीशन पे है, हाईएस्ट अभी क्या है 0th पोजीशन, तो जो 0th पोजीशन पे नंबर है, मतलब ये वाला, ये क्या करेगा, और नंबर जो आई + 1 पे है, मतलब कि जो इस पे है, तो ये दोनों क्या करेंगे, नंबर्स आई + 1, मतलब ये वाला नंबर जो है वो आई + 1 पे आ जाएगा। जो भी नंबर आई + 1 पे, यानी कि आई + 1 पे अभी क्या है 2, और नंबर ith पे अभी क्या है 1, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, आई + 1 वाले को हम किसके अंदर डाल रहे हैं, नंबर एट ith। तो 2 को हम 1 पे डाल रहे हैं और 1 को हम 2 पे डाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट
कन्वर्जन होता है। इसके बाद जो एक इंडेंटेशन के बाद एक बार उसको प्रिंट करने के बाद, मतलब एग्जीक्यूट करने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3 4 5 6 इस टाइप से वैल्यू हो जाएगी। फिर से हम जाएंगे आगे और फिर हम क्या करेंगे, 2 स्टेप्स आगे बढ़ेंगे, मतलब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इस पर आ जाएंगे। इस टाइप से वो बढ़ते जाएंगे। इफ़ कंडीशन चेक करेगा, जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू अभी फ़िलहाल हो जाएगी 0 1 2, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 + 1 = 3, तो 3 तो 5 से छोटा ही होगा, लेस देन 5। तो इस टाइप से ये चेक करता जाएगा और सबको चेक करेगा, लास्ट में ये आगे चला जाएगा और हर एक वैल्यू को क्या करेगा, स्वैप करता रहेगा। ठीक है, इस टाइप से पूरी आपकी स्ट्रिंग जो भी आपने पास ऑन किया था, ये वाली लिस्ट, ये पूरी स्वैप हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, इनपुट लिस्ट नंबर ऑफ एलिमेंट, सर्च फॉर गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट और टपल। तो इसमें जस्ट एक सिंपल सी सर्चिंग हो रही है, ये आप देख लेना, ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। इसके बाद है इनपुट अ लिस्ट ऑफ नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम द लिस्ट। इसमें फिर से वही लिस्ट ऑफ नंबर है और स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर हम फाइंड आउट कर रहे हैं लिस्ट में से विद द हेल्प ऑफ दिस। ये आपको मैंने बताया था, तो ये कुछ अलग नहीं है। क्रिएट अ डिक्शनरी, हम एक डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। द रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड डिस्प्ले द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर अबव 75, जिसने 75 से ज़्यादा स्कोर किया है उसको हम प्रिंट करेंगे। तो ये पूरा एक डिक्शनरी का कोड है। इसमें बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। फॉर लूप लगाया हुआ है, जो भी 75 से ग्रेटर होगा वो, जो भी इसमें लॉजिक है वो मेन लॉजिक है आपका इनपुट लेने में, तो वो समझ लेना। इनपुट लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में। इसके बाद है 17 नंबर वाला कोड। इसमें क्या है, राइट अ कोड स्निपेट टू रिवर्स ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करने का कोड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक स्ट्रिंग है जो कि रिवर्स कर देता है कोड को, तो जस्ट वो सिंपली उसने रिवर्स कर दिया। राइट अ कोड स्निपेट टू सॉर्ट अ लिस्ट इन पाइथन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं। इसमें एक फंक्शन है यूज़ किया हुआ है, जिसमें हमने एक सॉर्टेड करके फंक्शन यूज़ किया है, जो पूरे स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देगा। इसमें आप मुझे एक बार बता देना आपको इस तरीके से चाहिए या फिर कोई ट्रेडिशनल मेथड यूज़ किया हुआ है, तो अब मैं ट्रेडिशनल मेथड वाला भी डाल दूंगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा, बट ये जस्ट फंक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। राइट अ पाइथन कोड टू रिमूव डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब इसने क्या किया हुआ है, इस वाले प्रोग्राम में फंक्शन लिखा हुआ है टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने रिपीटेटिव नंबर डाल दिए हैं, 2 3 2 3 बार डाल दिया है। तो ये क्या करता है, लिस्ट में उसको अरेंज कर देता है, और हमें पता है लिस्ट बनाता है सेट का। और ये एक और फंक्शन है, जब भी आप पाइथन में जाओगे तो ऐसे फंक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। सेट के अंदर कोई भी वैल्यू रिपीटेटिव होती है तो वो इग्नोर कर दी जाती है। जैसे एक बार 1 इंसर्ट हुआ, सेट के अंदर 2 इंसर्ट हुआ, फिर से अगर 2 आ रहा है तो वो इग्नोर कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो सेट के अंदर यूनिक वैल्यू रहती है, इसलिए हमने पूरे लिस्ट को क्या किया है, सेट के अंदर डाल दिया है और फिर से उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर रहे हैं। 20th वाला प्रोग्राम क्या है, हाउ टू रिमूव स्पेसिस फ्रॉम स्ट्रिंग इन पाइथन। तो इसमें जस्ट एक स्ट्रिंग मैंने दिया हुआ है, जैसे हेलो, यहाँ पे एक स्पेस है, फिर वर्ल्ड। तो ये क्या कर रहा है, एक रिमूव स्पेसिस नाम का एक फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रिप्लेस एक लॉजिक होता है जो कि स्ट्रिंग का एक बोल सकते हो आप सब फंक्शन है। तो उस वाले सब फंक्शन को यूज़ करके हमने जो भी यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू क्या है, स्पेस को हमने किससे रिप्लेस किया हुआ है, कुछ नहीं, मतलब स्पेस को हमने जस्ट कंप्रेस कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे हमने स्पेस को हटा दिया। इसको आप कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे XYZ को हम कुछ भी XYZ से रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो रिप्लेस हो जाता है स्ट्रिंग में। तो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है स्ट्रिंग के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स इस वाली वीडियो को देखने के लिए। अगर यहाँ तक आ गए इसका मतलब सीरियस हो, या फिर हो सकता है कि फ्यूचर में कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट होने वाला है, तो इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ में डालने वाला हूँ। और पाइथन से रिलेटेड या फिर कुछ अदर टॉपिक्स जो कि आपको समझ में नहीं आते, वो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो, उसकी वीडियोज़ तुरंत आ जाएगी। सो थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।